शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ भोपाल से मिल रही है। पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता दीपक जोशी पहुंचे बीजेपी कार्यालय। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा से मुलाकात चल रही है। देवास जिले के हाट पिपलिया विधानसभा सीट से पिछला विधानसभा चुनाव मनोज चौधरी से हार चुके हैं दीपक जोशी। अब मनोज चौधरी ने विधायक पद से इस्तीफा देकर बीजेपी की सदस्यता ली। हाट पिपलिया विधानसभा सीट पर होना है आने वाले समय में चुनाव। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता दीपक जोशी बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा से मुलाकात कर रहे हैं। इसके साथ ही देवास जिले के हाट पिपलिया विधानसभा सीट से पिछला विधानसभा चुनाव मनोज चौधरी से हार चुके हैं दीपक जोशी और अब बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं। और आपको बता दें प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा से उनकी मुलाकात फिलहाल इस वक्त चल रही है। और मनोज चौधरी ने विधायक पद से इस्तीफा देकर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। इसके अलावा हाट पिपलिया विधानसभा सीट पर होने वाले समय में उपचुनाव होना है और इसीलिए काफी अहम भी हो जाता है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं मनोज चौधरी और अब बीजेपी नेता दीपक जोशी बीजेपी कार्यालय पहुंचे हुए हैं। आने वाले समय में पिपलिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। उससे पहले कह सकते हैं अपनी दावेदारी पक्की करने के लिए यहां पर मुलाकातों का दौर भी शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये इस वक्त की बड़ी और अहम खबर भोपाल से आपको बता रहे हैं, जहां पर पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता दीपक जोशी बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं और प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात कर रहे हैं। हाट पिपलिया विधानसभा सीट पर आने वाले समय में उपचुनाव होने वाला है। मनोज चौधरी से चुनाव हार चुके हैं दीपक जोशी। मनोज चौधरी की अगर बात की जाए तो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं कांग्रेस छोड़कर। और इस बीच अब दीपक जोशी जो है वो बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं, प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात कर रहे हैं। तो फिलहाल भोपाल से ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें उपचुनाव के नजरिए से काफी अहम ये खबर हो जाती है, क्योंकि मुलाकातों का दौर जो है वो जाहिर है चुनाव से पहले शुरू हो जाता है और कुछ उसी तरीके की मुलाकात ये कही जा सकती है। तो ये आपको बता दें कि फिलहाल पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं, प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और इस मुलाकात में फिलहाल क्या कुछ चल रहा है इसके बारे में भी आपको बताएंगे। विवेक इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, दीपक जोशी बीजेपी कार्यालय पहुंचे हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात कर रहे हैं। क्या ये कहा जाए आने वाले उपचुनाव के लिए अपनी दावेदारी बैठाने के लिए यहाँ पर तमाम कवायदें जो शुरू होती हुई नजर आती हैं वो दौर शुरू हो चुका है? देखिए, अंदर खाने की खबर ये है कि दीपक जोशी नाराज है और नाराज इसलिए है कि जिस शख्स ने उनको चुनाव हराया वो शख्स अब बीजेपी में है और उपचुनाव होने वाला है वहां पर। और ऐसी स्थिति में दीपक जोशी वहां से अपनी राजनीतिक भविष्य की तलाश कर रहे हैं कि यदि मनोज चौधरी बीजेपी के विधायक चुने जाते हैं तो फिर दीपक जोशी का क्या होगा और राजनीतिक भविष्य क्या होगा। ये तमाम सवाल उनके मन में हैं और इसलिए ये कहा जा सकता है कि वो नाराज है और इसलिए आज बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं। कुछ देर पहले उन्होंने वीडी शर्मा से मुलाकात की है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा से, और अब संगठन महामंत्री सुहास भगत से मुलाकात कर रहे हैं। 24 जगह उपचुनाव होना है मध्य प्रदेश में और ये वही 24 जगह जहां पर बीजेपी के स्थापित नेता चुनाव लड़ा करते थे। और ऐसी स्थिति में अब कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए वो सभी नेताओं को उपचुनाव में टिकट देकर बीजेपी वहां से प्रत्याशी बनाएगी और इसलिए उन नेताओं को अब अपना भविष्य तलाशना है कि आखिर वो कहां जाएंगे, क्योंकि वो राजनीतिक जमीन उनकी जो बनाई हुई है, भले ही वो चुनाव हार गए थे लेकिन वो राजनीतिक जमीन जिस पर वो हमेशा चुनाव लड़ते आए हैं, वहां यदि कोई ऐसा व्यक्ति चुनाव लड़े जो पिछला चुनाव जो है जीता हो और इनको हराया हो, उस व्यक्ति को फिर से यदि बीजेपी टिकट देकर चुनाव लड़ाएगी तो इनका भविष्य क्या होगा, ये चिंता इनके मन में है। और इसलिए दीपक जोशी भी लगातार इस चिंता को लेकर वो गाहे बगाहे, भले ही वो खुलकर नहीं बोले हो लेकिन अपनी नाराजगी भी व्यक्त करते रहे हैं और यही नाराजगी संगठन तक पहुंची थी। हो सकता है कि संगठन ने उनको आज तलब किया हो, पूछा हो, पूछताछ के लिए बुलाया हो और इसलिए उन्होंने अपनी बात रखी है वीडी शर्मा के सामने, प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के, और अब जो है सुहास भगत से मुलाकात कर रहे हैं उनके सामने। हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन इतना जरूर कहा है कि वो संगठन के कामकाज से मुलाकात करने के लिए आए थे। दूसरा, उन्होंने एक और जवाब दिया जब हमने उनसे पूछा कि उपचुनाव है हाट पिपलिया में, तो उन्होंने एक जवाब दिया कि बीजेपी ही जीतेगी।
मतलब उपचुनाव को लेकर और तमाम राजनीतिक भविष्य को लेकर वीडी शर्मा से मुलाकात के बाद हो सकता है कि उनके तेवर थोड़े नरम पड़े हो, लेकिन अब देखना होगा कि दीपक जोशी की तरह ही 24 सीटों पर जहां चुनाव होने हैं वहां बीजेपी के विरोध के स्वर और कितने मुखर होते हैं बीजेपी के नेताओं के। ये एक बड़ा सवाल है बीजेपी के सामने और संकट का भी सवाल है, क्योंकि बीजेपी को देखना है कि अपने नेताओं को कैसे बांधती है, कैसे उपचुनाव की तैयारियों में लगाती है। और यही दीपक जोशी जो है पूर्व मंत्री रह चुके हैं। पिछला चुनाव हारने के बाद वो अपना राजनीतिक भविष्य भी देख रहे थे, लेकिन अब उनको लगता है कि उनकी सीट किसी और के हाथ चली जाएगी, तो कहीं ना कहीं वो चिंतित भी है। और दीपक जैसी कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। दीपक जोशी है पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, कद्दावर नेता रहे हैं। पिछले दिनों उनका निधन हुआ। तो ये कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक भविष्य की तलाश, अपनी राजनीतिक भविष्य की चिंता को लेकर आज बीजेपी दफ्तर में पहुंचे हैं और मुलाकात कर रहे हैं। बिल्कुल विवेक, ये कहा जाएगा कि ये तालमेल बैठाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन बीजेपी को संभल कर ये तालमेल बैठाना ही होगा, क्योंकि नई एंट्री तो कांग्रेस के नेताओं की जरूर हो गई है, लेकिन पहले से जो पार्टी में खुद के नेता हैं उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर नाराज करना बीजेपी के लिए बिल्कुल सही नहीं होगा, और ऐसे में उनको मनाना इस वक्त बेहद जरूरी होगा। निश्चित तौर पर दीपक जोशी को यदि नहीं मनाया गया या उनको नहीं जो है बीजेपी ने साधा, तो उनके समर्थक हो या बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता जो उनके साथ जुड़े हैं, उनकी आस्था उनमें है, क्योंकि हाटपिपलिया वो क्षेत्र है जहां से दीपक जोशी ही नहीं, उनके पिता दिवंगत पिता कैलाश जोशी भी राजनीति करते थे। वहीं से उनका राजनीतिक कैरियर शुरू हुआ। ऐसी स्थिति में दीपक जोशी और उनके पिता की ये विरासत वाली विधानसभा सीट है। ऐसी स्थिति में यदि कांग्रेस का कोई नेता वहां पर स्थापित होता तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा जो उलटफेर कह सकते हैं हम, ये हो सकता है। अब खबर आ रही है कि दीपक जोशी जो है संगठन महामंत्री से मुलाकात के बाद निकल चुके हैं और यहाँ से जा रहे हैं। हम वो तस्वीर भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से वो निकलते हुए दिखाई भी दिए हैं। और कुछ देर पहले भी हमने उनसे बातचीत की कोशिश की थी, लेकिन बातचीत नहीं हो पाई। और अभी दीपक जोशी जो है बातचीत की कोशिश करते हैं दीपक जी से। भैया क्या बातचीत हुई आपकी अभी? मैं अपनी जगह हूँ जी, मैं अपनी जगह हूँ ना। तो नाराजगी दूर हो गई ना? मैं अपनी जगह हूँ। बोले मनोज चौधरी जीतेंगे कि दीपक जोशी को उतारेंगे हाटपिपलिया से? ये पार्टी तय करेगी। मतलब आप दावेदारी तो जताई है, पार्टी ने तय कर दिया ना। अभी तो मैं पार्टी के साथ अपने उसी बयान पे अभी भी अटल है। मैं पार्टी के साथ तो बीजेपी में ही है, कांग्रेस जाने का कोई विकल्प अभी खुला नहीं है। मैं पार्टी के साथ होगी। आपकी बात हुई किसी नेता से दूसरे कांग्रेस? मैं सभी पार्टी के साथ बोला। भैया ये बताइए कि उपचुनाव होना है, क्या आप पार्टी के साथ खड़े रहेंगे वहाँ पर? बिल्कुल जी बिल्कुल पार्टी के साथ। हाटपिपलिया में बीजेपी जीतेगी, बीजेपी जीतेगी, बिल्कुल जीतेगी। और आपकी नाराजगी की खबरें, आप नाराज है संगठन? मनोज चौधरी हो या आप हो मैंने बताया ना बीजेपी के साथ हुए। आप नाराज है संगठन से, ये सुनने में आया? नहीं, मैं बीजेपी के साथ। कोई नाराजगी नहीं, कोई नाराजगी नहीं। कोई नाराजगी। चुनाव में बीजेपी के साथ बिल्कुल, क्योंकि वादा तो मनोज और चौधरी इस से वक्त किया है हमारे बीजेपी साथ हरीश दिवेकर भी जुड़ चुके हैं, एसोसिएट एडिटर। ने। डिक्लेयर उनके पास जाएंगे, लेकिन फिलहाल ये तो वो आप हैं कि वो है, ये सवाल पैदा हो रहा है ना कि मनोज चौधरी जी हैं कि दीपक जोशी जी हैं, मैदान में कौन है? पार्टी ने बोल दिया ना मनोज चौधरी का। आप मेहनत करेंगे। तो देखिए, दीपक जोशी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि बीजेपी ने वहां से कैंडिडेट जो है वो मनोज चौधरी को बना दिया, स्पष्ट कर दिया है, और ये उनका कहना है। अब दीपक जोशी मुलाकात के बाद यहाँ से निकल रहे हैं। हाटपिपलिया विधानसभा सीट में उनकी दावेदारी जो है वो अक्सर जो है चर्चा का कारण रहती भी थी, क्योंकि वो उनकी राजनीतिक विरासत है। और ऐसी स्थिति में दीपक जोशी की सीट पर मनोज चौधरी बीजेपी के सिंबल से यदि चुनाव लड़ेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि दीपक जोशी अपना राजनीतिक भविष्य तलाशेंगे, राजनीतिक अपना भविष्य तलाशेंगे, जो वो देखेंगे कि आखिर उनके लिए क्या है। और इसीलिए आज उन्होंने संगठन महामंत्री से, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात में ये बात स्पष्ट कर दी होगी कि उनका जो है रुख क्या होगा। लेकिन अभी जो बातचीत में उन्होंने कहा है कि वहां से बीजेपी ने तय कर दिया है कि मनोज चौधरी ही चुनाव लड़ेंगे, इसलिए कोई बात ही नहीं है। और वो ये भी कह रहे हैं कि वो संगठन के साथ है। बिल्कुल विवेक, हमारे साथ बने रहिए आप। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर हरीश दिवेकर भी जुड़ चुके हैं। हरीश जी, यहाँ पर देखा जाए जिस तरीके से मुलाकात यहाँ पर चल रही है, मनाना बेहद जरूरी हो जाएगा। ये दीपक जोशी की तरफ से कहा जा रहा है कि पार्टी फैसला करेगी कौन कैंडिडेट वहां से होगा, लेकिन पार्टी के साथ वो हैं।
चलिए वापस जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हरीश की आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? चलिए विवेक भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विवेक फिलहाल अब विवेक के पास जाएंगे, लेकिन हरीश जी हमारे साथ बने। हरीश जी आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? बिल्कुल आ रही है जी। बिल्कुल हरीश जी, अभी क्या समझा जाए? दीपक जोशी की मुलाकात हो चुकी है और दीपक जोशी की तरफ से कहा जा रहा है कि कैंडिडेट पार्टी ही डिसाइड करेगी, लेकिन जो भी होगा पार्टी के साथ वो खड़े हैं। क्या ये कहा जाए कि नाराजगी की जो खबरें सामने निकल के आ रही हैं फिलहाल वो शांत कर ली गई है मुलाकात के बाद? जी बिल्कुल, आप ये माने एक्चुअली में दीपक जोशी कैमरे के सामने कुछ और भले ही बोल रहे हो, पर कैमरे के पीछे साफ तौर पे कह रहे हैं उनका विकल्प खुला हुआ है। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मैं खिलाड़ी हूँ, अगर नेशनल में जाके देते तो मुझे स्टेट लेवल खिलाए, रणजी खिलाए, लेकिन अगर मुझे सम्मान नहीं मिला तो मेरे लिए दूसरे मैदान में जाके खेलना मेरी मजबूरी होगी। और दीपक जोशी ने के जो समर्थक है खुलेआम सोशल मीडिया पर वार हो गया है और वो सोशल मीडिया फेसबुक पे कमेंट्स कर रहे हैं मनोज चौधरी को लेकर कि दल बदलू नेता हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो देवास हाट पिपलिया जो है इस समय हॉट स्पॉट बना हुआ है। और अकेले दीपक जोशी नहीं, आप बात करें ग्वालियर चंबल संभाग में 16 सीटों वहां भी घमासान मचा हुआ है। आप बात करें यहाँ सावेर में तो वहां भी सावेर के जो भले ही जो भाजपा प्रत्याशी थे सोनकर, उनको राय सोनकर को नगर अध्यक्ष बना दिया हो, लेकिन उनके समर्थक हैं वो भी घमासान मचा हुए हैं वो सोशल मीडिया पर। तो जिस तरह से अभी भाजपा की रणनीति थी, उन्होंने नाम घोषित करके ये बता दिया कि 22 कांग्रेस विधायक को टिकट देंगे, वो यही रणनीति थी। कितना विरोध सामने आएगा और उसका नतीजा कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, दीपक जोशी बीजेपी कार्यालय पहुंच गए। तो कहीं ना कहीं जो विरोध कर रहे हैं उनके सामने आ गए हैं। तो अब उनको डैमेज कंट्रोल कैसे करना है ये भाजपा के हाईकमान तय करेगा और उसके आगे रणनीति बनाएगा। बिल्कुल। दूसरा जी यहाँ पर हरीश ये मानकर चले हम कि कांग्रेस के जो लोग बीजेपी में शामिल हुए हैं उनको खुश करने के चलते शायद बीजेपी के अपने नाराज होते हुए यहाँ पर नजर आएंगे, और अगर उन्हें नहीं साधा गया तो मुसीबतें बीजेपी के लिए काफी हो जाएंगी। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और जो घोषणा की है बीडी शर्मा और उन्होंने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस करी, ये सिंधिया समर्थकों के दबाव में की है। सिंधिया ने भी हाईकमान से दिल्ली में बात की कि हमारे लोग आपके कहने पे आ गए, इसका कोरोना महामारी आ गई, लेकिन अभी तक हमारे लोगों को भाजपा के स्थानीय कार्यकर्ता एडजस्ट नहीं कर रहे हैं ना, अभी तक ये साफ हो पा रहा है उनको टिकट मिलेगा। तो ये संकेत तो आपको देने ही होंगे। जब भाजपा सिंधिया समर्थकों को दबाव बना उसके बाद ये वीडियो कॉन्फ्रेंस करके संकेत दिए गए कि नहीं ये लोग छोड़ के आए, हमारे लिए त्याग बलिदान करके आए, तो इनका अधिकार पहले बनता है। बस वो उसी रणनीति के तहत ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई थी। लेकिन अब ये इसका परिणाम क्या होंगे, ये कितना एडवर्स जाएगा भाजपा के लिए, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन हाल फिलहाल राजनीति गर्मा गई है। अभी पूरे कांग्रेस भाजपा के जितने नेता हैं, दिग्गज नेता, वो कोरोना छोड़ करके उपचुनाव पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस जानती है इस उपचुनाव के माध्यम से ही सत्ता में वापस लौट सकती है, और भाजपा भी जानती है कि अगर उपचुनाव में थोड़ी सी लापरवाही की सत्ता से बाहर हो जाएगी। तो इन दोनों को देखते हुए ये पूरा एक तरह से राजनीतिक सियासी घटनाक्रम गर्मा गया है। अब बहरहाल ये देखना है कि कांग्रेस को कितना लोगों को उठा पाती है इसका फायदा, और जिस तरह से कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं और वो नाराज लोगों से लगातार संपर्क बने हुए थे, अब उनका संपर्क कितना सफल हो पाता है ये आने वाला समय बताएगा। बिल्कुल हरीश, आप बने रहिए हमारे साथ। विवेक भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विवेक, ये कहा जाए बीजेपी के लिए ओहापोह की स्थिति फिलहाल नजर आ रही है। एक तरफ अपनों को मनाना है, दूसरी तरफ जो लोग उनकी पार्टी में शामिल हुए हैं कांग्रेस से, उनको भी मनाना है। यहाँ पर देखिए ये काफी चिंताजनक स्थिति बीजेपी के लिए है, और ये शुरुआत है। ये स्थिति आने वाले समय में और खराब होगी बीजेपी के लिए, क्योंकि वहां के स्थानीय कार्यकर्ताओं को ये बात समझाना कि जिस व्यक्ति ने पिछले चुनाव में आपको हराया है, आपके कार्यकर्ता आपके नेता को हराया है, वो अब बीजेपी में आकर चुनाव लड़ रहा है। ऐसी स्थिति में उनको समझाना मनाना ये बीजेपी के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती होगी। दूसरी तरफ दीपक जोशी जैसे स्थापित नेता, ये तो एक विधानसभा सीट की बात हम आज कर रहे हैं, ऐसी 23 विधानसभा सीटें हैं जहां पर बीजेपी के ही प्रत्याशियों को इन प्रत्याशियों ने हराया था कांग्रेस के से। ऐसी स्थिति में वहां पर जो स्थापित नेता है बीजेपी के, वो काफी मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं, और इसलिए बीजेपी के सामने इस वक्त बड़ी चुनौती है उपचुनाव में जीत हासिल करना, और वहां के स्थानीय कार्यकर्ताओं को, वहां के स्थानीय नेताओं को और खासकर स्थापित नेताओं को समझाना। और इसलिए चाहे वो संगठन महामंत्री की बात करें या फिर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, उनके चेहरे पर साफ लकीरें देख सकते हैं हम चिंता की, और इसलिए थोड़ी सी भी कहीं से भी
खबर आती है विरोध की या नाराजगी की तो तत्काल बुलाकर तलब किया जाता है, बातचीत की जाती है और समझाया जाता है कि ये आप जो है स्थिति जो है समझें और जो सरकार बनी है इन्हीं लोगों के इस्तीफे के कारण बनी है। दीपक जोशी से हमने बातचीत जो की उसमें वो ये कहते नजर आए हैं कि वहां पर तय हो चुका है प्रत्याशी कौन होगा, ये तय हो चुका है। और उन्होंने ये भी कहा कि वो संगठन की बातों से के कारण यहाँ पर मिलने आए थे, संगठन के कामकाज से मिलने आए थे। लेकिन हम इशारा समझ सकते हैं कि दीपक जोशी अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर चिंतित है और इसीलिए वो यहाँ पर मुलाकात के लिए पहुंचे थे। बिल्कुल जाहिर तौर पर और जो बात आप कह रहे हैं वाकई वो जायज भी है। हरीश भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हरीश, जिस तरीके से वे ये कह रहे हैं कि एक विधानसभा सीट की हम ये बात कर रहे हैं, अभी ये क्लैशेस देखने को मिल रहे हैं, नाराजगी जो एक तरफ से सामने निकल के आई है और भी विधानसभा सीटें हैं जिन पर उपचुनाव होना है, तो ये कह सकते हैं आने वाले समय में बीजेपी के लिए मुश्किलें जरूर होंगी जब सीट का कैंडिडेट का ऐलान होगा यहाँ पर। बिल्कुल जी, बिल्कुल इस बात का सहमत हैं हम लोग। और अभी हम जो मैदानी परिस्थिति देख रहे हैं, मैदानी हालात देख रहे हैं, वो साफ तौर पे दिख रहे हैं कि बहुत बड़ा क्लेश होने वाला है भाजपा के अंदर और भाजपा भी इस बात को जानती है। और सबसे बड़ा इसकी शुरुआत जो है वो जिला अध्यक्षों के सामने चयन से हो चुकी है। भोपाल में भी जिला अध्यक्ष को लेकर, लेकिन भोपाल में बाहर नहीं आई कमरे के अंदर। भोपाल के जितने पूर्व विधायक हैं और विधायक हैं वो लोग सीएम से मिले और उन्होंने संगठन में बात की कि नए लड़कियों को बना दिया, हम इसके अंडर में कैसे काम करेंगे। इंदौर में पूर्व अध्यक्ष पूर्व विधायक हैं बबर सिंह शेखावत खुलेआम आ गए और ग्वालियर चंबल संभाग में हुआ। तो ये अभी तो जिला अध्यक्ष को लेकर ही भाजपा सड़कों पर आने लगी है। और जैसे ही उपचुनाव होंगे और भाजपा के जो मैं बताना चाहूंगा जी, आज जो भाजपा के प्रत्याशी 2018 में आ रहे थे वो सब दिग्गज नेता है। चाहे जयमान सिंह पवैया की बात करें, राष्ट्रीय नेतृत्व में अपना दखल रखते हैं। दीपक जोशी की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, उनका खुद का एक बड़ा परिवार है, कैलाश जोशी सुपुत्र है, तो उनका बड़ा एक दबदबा है। और बात करें मंदसौर में जो हरदीप सिंह डंग आते हैं तो वहां से मंत्री पद का कटेगा तो ओम प्रकाश सकलेजा या यशपाल सिद्धू जी के नंबर कटेंगे तो ये अपना दखल रखते हैं कि ये मंत्री बनेंगे तो उनका क्या होगा। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कड़ी और पेच फंसी हुई है। तो भाजपा को सरकार बना तो ली भाजपा ने आने फाने में, अब उस सरकार को कंटिन्यू करना ये भाजपा के लिए बड़ी चुनौती रहेगी, भाजपा के नेतृत्व के लिए चुनौती होगी। और भाजपा का संगठन महामंत्री को जिस तरह लेके आरोप प्रत्यारोप के आरोप में घिर गए तो इसका ये आगे उसके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार हो गया है कि ये विरोध किस लेवल तक जाएगा और अब भाजपा संगठन महामंत्री और अध्यक्ष के ऊपर किस तरह के आरोप लगाए जा सकते हैं, इसकी संभावना की जा सकती है। और भाजपा के जो प्रत्याशी दावेदार है वो अंदर खानों में कहीं ना कहीं बहुत नाराज है और निचले लेवल का कार्यकर्ता है। अभी हमारी बात हो रही थी, उनका कहना था कि जिन कार्यकर्ताओं के दम पर हम चुनाव जीतते हैं, जिन कार्यकर्ताओं के दम पर हमने बड़े नेताओं को चुनाव जिताते हैं, वो बहुत नाराज हैं। वो अपने दूसरे कांग्रेस से आए नेता को नेता मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में उनके लिए बड़ी विकट स्थिति। हम मान भी जाएंगे तो हमारे मानने से कुछ नहीं होगा। जब तक मैदानी कार्यकर्ता हमें साथ नहीं देगा तो हम क्या कर लेंगे। तो ये एक बड़ी लाइन ये भी सामने निकल के आ रही है। बिल्कुल जाहिर तौर पर विवेक भी हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, सवाल यही है जो हरीश भी बोल रहे हैं कि जमीनी कार्यकर्ता जब तक साथ नहीं देंगे तो जीतने की स्थिति में आप कैसे आ पाएंगे। ऐसे में एक तरफ ये पार्टी के लिए मुश्किलें होंगी कि जो नए लोग शामिल हुए हैं प्रेशर में उनको टिकट दिया जाए, अपने जो लोग हैं वो छूटते हुए नजर आएंगे और जाहिर तौर पर ग्राउंड पर जब आपका कुछ नहीं होगा तो फिर जीतना भी मुश्किल होगा। देखिए, बीजेपी की एक विशेषता ये है कि कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल है और बीजेपी इस बात का जो है जिक्र हर बार करती है कि हम कार्यकर्ताओं की पार्टी और हम कार्यकर्ताओं के दम पर ही अपनी सत्ता हो या संगठन को जो है आगे बढ़ाते हैं और हम कामकाज करते हैं। यहाँ तक कि सत्ता के संगठन के संचालन के लिए भी कार्यकर्ताओं से ही अंश पूंजी इकट्ठी की जाती है। ऐसी स्थिति में वो कार्यकर्ता जो अपना खून पसीना मेहनत और अपनी अंश पूंजी से जिस पार्टी को सींचता है, जिस पार्टी की सेवा करता है, उस पार्टी के द्वारा यदि ऐसी स्थिति निर्मित कर दी जाए कि उस कार्यकर्ता की इच्छा, उस कार्यकर्ता की महत्वाकांक्षा, उस कार्यकर्ता की सोच, उस कार्यकर्ता की जो परिश्रम है उसको यदि पानी फेर दिया जाए तो कार्यकर्ता कहीं ना कहीं उसका परिणाम बीजेपी को भुगतना पड़ता है। और ऐसी स्थिति में उपचुनाव जब होंगे 24, तो जहां कार्यकर्ता की नाराजगी होगी वहां पर बीजेपी को दोहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। पहला तो यह कि जिस कार्यकर्ता को आप नाराज करके दूसरे व्यक्ति को टिकट दे रहे हैं जो बीजेपी में आया है कांग्रेस से, वो टिकट पे चुनाव लड़ेगा तो उन लोगों को खड़ा करना जो बूथ तक, मंडल स्तर तक, मतदान केंद्र तक जाकर आपके लिए काम करेंगे, उनको कैसे आप तैयार करेंगे उस प्रत्याशी के लिए जो पिछले चुनाव में आपका ही प्रतिद्वंदी था। दूसरी तरफ स्थापित
नेता, हर नेता की अपनी एक विधानसभा सीट पर एक पहुंच पकड़ होती है, और इस समय जो 24 सीटें हैं इसमें कई दिग्गज ऐसे हैं जो अपनी सीट पर हारे हैं चुनाव, लेकिन वो फिर जो है अपनी सीट को कहीं न कहीं कई बार चुनाव की दृष्टि से हारना जीतना चलते रहता है, लेकिन उनको लगता है कि अगली बार फिर जीतेंगे, और इसलिए ऐसी स्थिति में वही प्रतिद्वंदी जिसने चुनाव हराया है वही आपकी पार्टी में आकर और आपके विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनेगा और चुनाव लड़ेगा, तो फिर सामने वाले को लगता है कि मेरा राजनीतिक भविष्य क्या होगा। तो ऐसे बीजेपी के स्थापित नेता जिन्होंने उस सीट से चुनाव लड़ा कई बार, कभी हारे कभी जीते, उनको अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता है, और इसलिए उनको साधना, उनको मनाना, ये भी बीजेपी के लिए चुनौती है। तो कई चुनौतियों का सामना बीजेपी को करना है। हालांकि कांग्रेस के लिए भी राह इतनी आसान नहीं है, क्योंकि 24 उपचुनाव होने हैं, बीजेपी 107 सीटों पर खड़ी है और बीजेपी को 116 सीट पर जाना है, कांग्रेस को 92 से 116 सीट पर जाना है, इसलिए कांग्रेस को उतनी सभी सीटें जीतनी होगी जो सरकार में आने के लिए चाहिए। बीजेपी को महज कुछ सीटें चाहिए 24 में से, लेकिन बीजेपी को उन सीटों पर ही भी जीतने के लिए एड़ी चोटी का बल लगाना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं को समझाना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं को एकजुट करना पड़ेगा, और जो नाराज नेता उनको मनाना पड़ेगा। ये कई सारे सवाल है बीजेपी के सामने, और इसलिए हमने आज देखा कि थोड़ी सी नाराजगी की खबर बीजेपी संगठन को लगी। दीपक जोशी नाराज है, तत्काल उनको बुलाया गया, समझाने की कोशिश की गई कि सब कुछ सॉर्ट आउट है। हमारे साथ हरीश भी लगातार बने हुए हैं। हरीश, यहाँ पर हम अगर देखें जिस तरीके से बात सामने निकल के आ रही है, बीजेपी अगर नए कैंडिडेट को चांस देती है जो कांग्रेस से यहाँ पर आए हैं, तो ऐसे में ग्राउंड लेवल पर कितना काम करना होगा बीजेपी को, क्योंकि इतना आसान नहीं होगा वहां पर उन कैंडिडेट्स को जिताने के लिए, क्योंकि मकसद बीजेपी का भी सिर्फ जीत ही होगा, क्योंकि जब भी चुनाव होता है जो भी कैंडिडेट उतरता है वो जीत के लिए ही उतरता है। देखिए, जैसा कि विवेक ने कहा, भाजपा एक कार्डर बेस्ड पार्टी है और भाजपा का कार्यकर्ता बिल्कुल बंधा हुआ अनुशासन से, लेकिन जैसा कि सत्ता का आप जानते हैं, सत्ता में दुर्गुण होते हैं। सत्ता आने के बाद सारी चीजें बदल जाती है। भाजपा ने पिछले 13 साल तक लगातार सत्ता में राज किया है, सत्ता का नशा यहाँ के नेताओं को लग गया है और सत्ता का जो दुर्गुण होते हैं उनमें आ चुके हैं। और सीधे तौर पर कहा जाए, भाजपा अब वो भाजपा नहीं रही पहले जैसी, जो अनुशासन बात करती थी। भाजपा में कांग्रेसी वाले गुण आ गए, अब खुलेआम लोकतंत्र की बात करने लगे हैं, खुलेआम सड़क पे विरोध करने लगे, खुलेआम अपने बड़े बड़े पदाधिकारियों को पत्र लिखने लगे। ये कभी भाजपा में देखने में नहीं आता था। भाजपा के अंदर अनुशासन पूरा बना रहता था, अनुशासनहीनता की बात कभी नहीं होती थी। तो ये जो दिखने में लक्षण दिख रहे हैं, ये काफी खतरनाक संकेत हैं और आने वाले उपचुनाव में इसके काफी घातक परिणाम सामने आ सकते हैं। रही दूसरी बात कि जिस तरह कार्यकर्ता की, तो मेन कार्यकर्ता की समस्या ये भी है जिया कि वो नीचे लेवल पे अपने नेता के लिए लड़ता है और लड़ाई भी उस लेवल तक करता है कि व्यक्तिगत दुश्मनी कर लेता है, उसके व्यवसाय को दांव पे लग जाता है, उसके मतलब पारिवारिक रिश्ते दांव पे लग जाते हैं। मतलब एक परिवार में 2 लोग हैं तो उनके पारिवारिक दूरियां हो जाती है, वो उतना मतलब बोलते हैं ना कि इमोशनल, भावनात्मक रूप से जुड़ जाता है। अब उसकी भावनात्मक रूप से जो इन्वॉल्व है दुश्मनी के रूप में, अब वो दूसरी उसी नेता को कैसे मानेगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो शायद अभी वरिष्ठ लेवल जो निर्णय ले रहे हैं वो नहीं समझ पा रहे हैं। और ये एक साथ 24 सीटों पर, और ग्वालियर चंबल की बात करें, वहाँ जातिगत राजनीति बहुत ज्यादा हावी होती है, वहाँ जातिगत राजनीति क्षेत्रवाद ज्यादा हावी होता है, तो वहाँ के समीकरण अलग हैं। तो ये सारे समीकरण जो हैं ये कहीं ना कहीं चुनौती खड़ा करेंगे। कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस के लिए वाकई रहना आसान नहीं है, लेकिन कांग्रेस को एक फायदा हो सकता है कि जो भाजपा के दिग्गज जो नाराज नेता हैं वो कांग्रेस के पास अगर वो आते हैं तो कांग्रेस का विरोध करने वाले नेता नहीं है, क्योंकि पास कम जो फर्स्ट लाइनर सेकंड लाइनर वो खत्म हो चुकी सिंधिया जाने के बाद। तो जो आएंगे वो फ्रेश आएंगे, तो उनके लिए जो नीचे वाला कार्यकर्ता वो विरोध करने की स्थिति में नहीं है। तो कांग्रेस बिना विरोध के मैदान में उतर सकती है, भाजपा को विरोध के साथ मैदान में उतरना होगा, अंतर कलह के साथ उतरना होगा। तो ये एक थोड़ा सा रहेगा। दूसरी बात करें कि भाजपा 107 सीटें हैं, 116 के लिए उसको मात्र 9 सीटें चाहिए, 9 सीटों के बाद वो सत्ता में आ जाएगी। लेकिन ये डर भाजपा जानती है कि अगर कांग्रेस 12 से 15 सीटें ले गई, भले ही वो सरकार ना बना पाए, तो उसके लिए अगली चुनौती सरकार नहीं चला पाएगी। जिस तरह भाजपा ने सत्ता हथियाई है, उस तरह कांग्रेस अगला कदम सत्ता हथियाएगी और भाजपा की जो विधायक है खरीद फरोख्त शुरू हो जाएगी, जो मध्य प्रदेश इतिहास में कभी नहीं हुआ, पहली बार हुआ। तो अब ये इतिहास दोहराया जा सकता है। तो भाजपा चाहती है 24 में से ज्यादा सीटें वो जीत जाए, उसी की जद्दोजहद है। और कांग्रेस चाहती है कि किसी भी तरह 12 से 15 सीटें आ जाए। वो जीतने की बात ही नहीं कर रही है, वो सरकार बनाने तक जा ही नहीं रही। पहला लक्ष्य कांग्रेस का ये 12 से 15 सीटें आ जाए। बोल लूं मैं? देखिए, दीपक जोशी जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। वो संगठन के कार्यालय में सब अपने
नेचुरल वे में मिलने के लिए आते हैं, उसी प्रकार से दीपक जोशी मुझे मिलने आए थे। और जहां तक चुनाव की बात है, चुनाव की प्रक्रियाएं जब चलेंगी तब बिल्कुल हम सारी बातें आपसे करेंगे। जिस तरह के बयान दे रहे बिल्कुल किसी ने कोई बयान नहीं दिया। दीपक जोशी मुझे मिलने आए थे और दीपक जोशी हमारे वरिष्ठ नेता है। कार्यालय में सब लोग आ सकते हैं और सब लोग मिलने आ रहे हैं। बिल्कुल नहीं, कोई नाराजगी नहीं, कोई तलब नहीं, सहज रूप से मिलने आए। कांग्रेस जो डोरे डाल रही है, देखो कांग्रेस पास कोई बचा है इस प्रदेश के अंदर? कांग्रेस के पास जनता ने कांग्रेस को दुत्कार दिया। कांग्रेसी इसके अलावा दूसरा और काम क्या कर सकते हैं? इसलिए कोई लेना देना। भारतीय जनता पार्टी के ये जमीनी लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता आधारित संगठन है, इसलिए किसी प्रकार की कोई ऐसी बात नहीं है। दीपक जोशी सहज तौर पर कार्यालय मिलने आए थे। जल्दी होंगे। बीजेपी में विरोध के जब चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी तब सारी चीजें बाराती और घराती में। तो वीडी शर्मा की तरफ से कहा गया है सहज मुलाकात ये थी, कोई नाराजगी जो है यहाँ पर नहीं थी। हरीश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। विवेक, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इतना है।